नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, ग्रुप सीईटी और सीईटी ग्रुप 6 के जो अकाउंटेंट्स की पोस्ट है उसके लिए एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। हालांकि न्यूज़पेपर में आया था कि भी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी देखना होता है। ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की या जिन भाई बंधुओं की अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परफेक्टली मैच्ड करती है ना, तो वो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखें। वहाँ पे नंबरिंग मेरे ख्याल से मायने नहीं रखेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास एमकॉम है लेकिन उन्होंने यूँ कहा जाए कि भी जो परसेंटाइल मांगा हुआ है वो वहाँ पर उनका पूरा नहीं कर रहा, तो उनको कॉल नहीं किया जाएगा। जिस जिन कुछ के अंदर एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सपीरियंस को तो चलो छोड़ भी दे, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसकी पूरी हो रही है तो वो अपनी तैयारी शुरू रख सकता है, जैसा कि अब तक देखने में आया है। तो हम बिना देरी करते अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास है एलएलपी। एलएलपी की एक क्लास हम पहले से ले चुके हैं, जो कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एलएलपी की जो सेकंड क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एलएलपी का मीनिंग, उसके एग्रीमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे सेक्शंस को रीड करा। आज हम यहाँ पर बात करते हैं उसके रजिस्टर्ड ऑफिस और उसके, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज करना है या एड्रेस में कोई चेंज करना है तब कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कहता है कि भी कोई भी एक एलएलपी है ना, तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा, यानी कि उसका एक पंजीकृत पता होगा, एक एड्रेस होगा। ठीक है। सवाल आ गया, कहते हैं कि भी किसी भी एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1। क्लियर। फिर यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो कि भी यहाँ पर कोई भी एलएलपी है वो अपने एड्रेस में चेंज करना चाहती है, तो इसके रूल्स का या इसके नियमों का वर्णन कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3। ठीक है। धारा 13 की उपधारा 3 के अंदर जो है इसके रूल्स के बारे में लिखा हुआ है। कैसे, क्या लिखा हुआ है? तो कहता है कोई भी एक एलएलपी है ना अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस में या एड्रेस में बदलाव कर सकती है, और इसको करने के लिए उसको इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर भर के देनी होगी। और इसी तरीके से और जो भी कंडीशंस वहाँ पर रजिस्ट्रार अप्लाई करता है या सेक्शन की एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करके कोई भी एक एलएलपी अपने एड्रेस में चेंज करवा सकती है। क्लियर है? ओके सर। धारा ध्यान में रख लेना, धारा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कहता है सेक्शन 13 का सब सेक्शन 4 के अंदर क्या कहता है, वो कहता है देखिए, अधिनियम के अनुसार एलएलपी में जो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के अंदर अगर कोई चेंज किया जाता है, तो इसकी जो प्रोसेस है, जो रूल्स एंड कंडीशंस हैं, उनको अगर पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया गया, तो वो कहते हैं भाई इसके ऊपर आपको जुर्माना लगेगा। जुर्माना कैसा लगेगा, तो ध्यान से देखें। तो कहते हैं मिनिमम पेनल्टी। भाई अगर मान लो यहाँ पे दो चीजें हैं कि भाई एलएलपी एज पर द एक्ट, तो एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी लाइबल विद। तो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी, सॉरी, मिनिमम पेनल्टी आपकी 2000 और मैक्सिमम जो पेनल्टी आपकी वो 25,000। ये भी आपसे सीधा सीधा सवाल किया जा सकता है कि अगर कोई एलएलपी अपने ऑफिस के, सॉरी, अपने रजिस्टर्ड एड्रेस में कोई चेंज करती है और वो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है, इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं देती है, तब वो सिचुएशन में कितना मिनिमम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 2000, और मैक्सिमम की बात करें तो 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। तो सेक्शंस याद रखना। सेक्शन के साथ साथ कहते हैं कि भी हमारे पास जो पेनल्टी है वो, यानी कि इस स्लाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एक तो सेक्शंस हमारे पास है, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बात करता है पेनल्टीज, तो इनको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं पार्टनर्स एंड देयर लाइबिलिटीज, कि एलएलपी के अंदर पार्टनर्स तो होते हैं सर, तो पार्टनर्स कौन बन सकता है और उनकी लाइबिलिटीज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, धारा 2 उपधारा 1 सब सेक्शन क्यू हमारे पास, ठीक है, सब सेक्शन बोल दिया मैंने, क्लॉज क्लास बोलना चाहिए, क्लॉज क्यू, यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज क्यू के अंदर क्या कहता है कि कोई भी एक एलएलपी है ना भाई, तो उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर पार्टनर्स होंगे। ए पर्सन हु हैज बिकम ए पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। भाई कोई भी एक पार्टनर है, सॉरी पर्सन है, जो एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता है, तो वो एलएलपी के एग्रीमेंट्स के थ्रू या एलएलपी के एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर बन सकता है। साफ साफ बोला गया। तो यहाँ पे बोला जाए
कि भी एक पार्टनर होगा, ये धारणा कौन से सेक्शन में दी गई है? तो यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और हमारे पास क्लॉज क्यू। अगर सर मान लो भी वो ये चीज ना पूछे तो यहाँ पे सेक्शन 2 तो आपको याद रखना ही रखना है। अब कहता है सेक्शन 5 के अंदर क्या कहता है? तो सेक्शन 5 के अंदर कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट निकाय एलएलपी में भागीदार बन सकता है। वहां पे तो बताया गया कि पार्टनर होगा। अब वो पार्टनर कौन हो सकता है? तो इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 के अंदर। क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट निकाय यानी कि बॉडी ऑफ हमारे पास कॉरपोरेट, इसके अंदर एलएलपी के अंदर पार्टनर हो सकता है। अब कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन भागीदार बन सकता है? एक व्यक्ति, यहां पर जीवित व्यक्ति की बात करी है, या यूं कहा जाए कि नेक्स्ट हमारे पास कोई भी भारतीय कंपनी या निजी या सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। एलएलपी जो भारत में पंजीकृत है और एलएलपी जो भारत के बाहर पंजीकृत है, और कोई भी एक विदेशी कंपनी, यानी कि कोई भी यहां पर पार्टनर बन सकता है इनमें से। आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि भी इनमें से कौन पार्टनर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तो ये 4-5 बातें हैं, याद में रख लेना। लेकिन जो पार्टनर नहीं बन सकता वो कौन होगा? तो ध्यान दे, यहां पर अगर बात करें कोई भी यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन टू बी ए पार्टनर, तो किन किन लोगों को पार्टनर बनने का अधिकार नहीं है, तो सेक्शन 5 इनको डिफाइन करता है। पहला वो व्यक्ति जिसको न्यायालय ने पागल घोषित कर रखा है। दूसरा वो व्यक्ति जो ऐसे मान लो कि भी जिसके ऊपर अभी तक दिवालिया होने का आरोप है, या यूं कहा जाए कि भी दिवालिया उसको इंसॉल्वेंशन की जो प्रोसेस है उससे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और तीसरा वो व्यक्ति जिसने दिवालिया होने या दिवालिया हो चुका है या जिसका आवेदन अदालत में लंबित है। ठीक है, क्लियर? तो ये तो मतलब पार्टनर बन ही नहीं सकते। और इसके अलावा कौन है? तो कहता है कोई भी एक साझेदारी फर्म, यानी कि नॉर्मल हमारे पास जो 1932 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ना, वो साझेदारी फर्म, और कोई भी HUF यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार फैमिली जो बिजनेस है, वो भी यहां पर LLP के अंदर पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ध्यान दे, पांच पांच बातें यहां पे बताई गई हैं। 5 लोगों का नाम लिया है। या तो कोई पागल हो, वो नहीं बनेगा। ठीक है, दिवालिया हो, ठीक है, वो नहीं बनेगा। ये दोनों दिवालिया दिवालिया घोषित हो चुका है और दिवालिया घोषित होने की प्रोसेस, ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पे है। और साझेदारी फर्म या यूं कहा जाए कोई भी एक HUF, ये LLP के पार्टनर नहीं बन सकते हैं। क्लियर? अब बात करता है सर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेना, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कहता है कि भी कोई भी एक LLP होगी ना, तो उसके अंदर मिनिमम न्यूनतम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होंगे ही होंगे। और मैक्सिमम के बारे में, तो मैक्सिमम के बारे में जो हमारे पास LLP एक्ट है 2008, ये साइलेंट है भाई, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में कोई डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई कि कौन पार्टनर, कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि LLP की जो अपर लिमिट है ना, वो है ही नहीं। नेक्स्ट सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग क्या कहता है? तो देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात यहाँ पे कह रहा है, कौन होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए अब तक हमने देखा पार्टनर होंगे तो मिनिमम 2 पार्टनर तो होंगे ही होंगे भाई, ठीक है। अब कहते हैं सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग प्रत्येक LLP में व्यक्तियों के साथ कम से कम, यानी कि व्यक्तियों के साथ कम से कम 2 नामित साझेदार या भागीदार होने चाहिए या हो सकते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर, देखिए नॉर्मल पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो उनमें से कम एक भारत का निवासी हो। अब यहाँ पे ध्यान दे, भारत के निवासी की कंडीशन, इसने यहाँ पे सिटीजन नहीं बोला, ठीक है, इसने यहाँ पे सिटीजन नहीं बोला, इसने कहा है निवासी यानी कि रेजिडेंट। सिटीजन का मतलब तो वो व्यक्ति होता है जो भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत की नागरिकता उसके पास है। इसने यहाँ पे रेजिडेंट बोला। रेजिडेंट कौन होगा? तो कहता है जो, एक तो हमारे पास करंट ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर, और एक हमारे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस में तो वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, और करंट की बात तो यानी कि बेसिकली हमारे पास वो पिछले साल कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, और करंट ईयर में मेरे ख्याल से उसके मिनिमम 20 डेज की बात करता है, ठीक है। करंट ईयर में वो कम से कम 20 डेज, तो ये हमारे पास 120 के 100 डेज होता है शायद। चलो करंट का मुझे अभी डाउट है, क्लियर नहीं है, तो जैसे ही क्लियर होगा आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेगा इसको। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर में तो कम से कम 120 डेज वो भारत में रहा हो। सिटीजन की बात नहीं, रेजिडेंट की बात है। अब कहता है कॉरपोरेट निकाय के मामले में उसके नामांकित व्यक्ति या नामित भागीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब कॉरपोरेट, तो बॉडी ऑफ कॉरपोरेट के अंदर तो देखो भाई पहले से ही बहुत सारे लोग मिलके एक कॉरपोरेट का निर्माण करते हैं, बोले हाँ, तो सारे के सारे पार्टनर हो जाएंगे? क्या नहीं, कॉरपोरेट की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति, ये नामित व्यक्ति, उसको कह देंगे कि ये एज ए पार्टनर काम करेगा सर, ठीक है।
ओके, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर कहता है जो नामी भागीदार होगा भाई, इसके अंदर बोला गया है। सब सेक्शन 3 के अंदर कहता है नामित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए जो है पूर्व सहमति फॉर्म नंबर 9 में भर के देनी पड़ेगी। नियुक्ति, अगर कोई भी पार्टनर यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आपने अपॉइंट करा है तो 30 दिनों के भीतर भीतर रजिस्ट्रार के पास उसकी इंफॉर्मेशन जमा करनी होगी फॉर्म नंबर 4 के अंदर। फिर यहाँ पे कहता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 के अंदर नामित भागीदार की पहचान संख्या प्राप्त करना, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DPIN। ठीक है, DPIN आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वो DPIN क्या होता है। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसको वहां से कहाँ से, रजिस्ट्रार के पास से ले लिया जाएगा और ये नंबर है ना जीवन भर तक मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। अब सेक्शन 8 के अंदर कहता है कानूनी अनुपालना की जिम्मेदारी और उल्लंघन के मामले में दंड के लिए उत्तरदायी। यहाँ पे सेक्शन 8 कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके के ऊपर वाली जो प्रोसेस आपको बताई है इनके अंदर मान लीजिए आपको ठीक ठाक सारे के सारे काम हुए कि नहीं हुए, इनको देखने के लिए यहाँ पे जो कानूनी रेगुलेशंस हैं उनकी जिम्मेदारी में किसको दंड दिया जा सकता है उसके बारे में बात करता है। अब सेक्शन 9, तो नामित भागीदार के नाम में अगर परिवर्तन है, भाई पहले कोई और पार्टनर था अब कोई और पार्टनर बनाया जा रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन या उसको किस तरीके से किया जाएगा सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है। और सेक्शन 7, 8, 9 के उल्लंघन पर जुर्माना कितना होगा, तो देखिए 7वें का उल्लंघन करने पर कम से कम 10,000 और अधिकतम 10 लाख, और सेक्शन 8, 9 इनका उल्लंघन करने पर कम से कम 10,000 और अधिकतम 1 लाख। ये ध्यान में रखें, सेक्शन 8 और 9 का उल्लंघन करने पर जुर्माना मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। और सेक्शन 7 के 1 के जो है कि डिस्क्लोजर को या यूँ कहा जाए कि सेक्शन को अगर मान ले प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं किया गया है तो वहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहते हैं इसके बारे में, ये चीज समझ लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 किसके बारे में बात कर रहा है, बोले पार्टनर्स, ठीक है, सॉरी, पार्टनर्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टनर्स और उनके रिलेशनशिप, देखिए सबसे पहला पार्टनर्स के जो रिलेशन होते हैं ना आपसी में, एक तो होते हैं भी LLP एग्रीमेंट के द्वारा तय, दूसरे होते हैं अधिनियम के द्वारा तय। ठीक है, अधिनियम के जो शेड्यूल फर्स्ट है ना उसके अकॉर्डिंग। तो जब बात करी जाती है कि भी अगर एग्रीमेंट में यहाँ पे आपसे रिलेशन सेट करे जा रहे हैं तो क्या, तो यहाँ पे 23 के 1 के अकॉर्डिंग कहता है साझेदार और LLP में साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और LLP समझौते द्वारा तय करे जाएंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2, समझौते को उसमें किए गए परिवर्तनों के साथ रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना चाहिए। कि अगर मान लो कि आपने आपके एग्रीमेंट में कोई चेंज किया है तो उसमें अगर कोई चेंज है तो उसको आप रजिस्ट्रार के पास उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 23 की सब सेक्शन 3 के अंदर क्या कहता है, ग्राहकों के बीच पूर्व निगमन समझौते को निगमन के बाद भागीदार द्वारा अनुसमर्थित किया आगे जाना, यानी कि पार्टनर्स के कंसेंट की रिपोर्ट है ना वो यहाँ पर किसको, रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी। भाई हाँ, सभी पार्टनर्स भी इस एग्रीमेंट के ऊपर कंसेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब कहता है कि सर अगर मान लीजिए उन्होंने आपसी में कोई समझौता नहीं कर रखा, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है, वो एग्रीमेंट करेंगे अपना कि नहीं करेंगे, यानी पार्टनरशिप डीड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो पार्टनरशिप डीड बना दिया जाता है, ऊपर वाले रूल लागू हो जाएंगे। और अगर मान लो कि भी उन्होंने नहीं बनाया तो इसने कहा कि सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 की फर्स्ट अनुसूची द्वारा ये निर्धारित होगा, साझेदारी के या समझौते के अभाव में LLP के साझेदारों और साझेदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य पहली अनुसूची में दिए गए हैं, तो इन प्रावधानों को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सवाल आ गया कि LLP में अगर एग्रीमेंट तैयार ना किया गया हो तो कौन से प्रोविजंस एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ पर शेड्यूल 1 के प्रोविजंस एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आई बात, बोले जी हाँ सर समझ में आ गया सर। अब यहाँ पे सेक्शन 24 की बात करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। कोई भी एक साझेदार है ना फर्म को लीव करना चाहता है, फर्म को छोड़ना चाहता है, तो उसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस है, तो देखो भाई, एक व्यक्ति अन्य भागीदारों को कम से कम 30 दिन का नोटिस देगा, इनको अदर दूसरे जो पार्टनर्स है उनको 30 दिन का नोटिस देगा कि मैं फर्म को छोड़ना चाहता हूं। क्लियर, कम से कम 30 दिन।
सवाल यहाँ पे कैसा हो सकता है, कहते हैं कोई भी एलएलपी को फर्म छोड़ने के लिए कितने दिन का नोटिस देगा कोई भी पार्टनर, तो यहाँ पे 30 दिन का नोटिस देगा। कम से कम कितने दिन का, 30 दिन का। अब सेक्शन 24 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्या कहा है, या 2 के अकॉर्डिंग क्या कहा है, एक व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में एलएलपी का भागीदार बनना भी बंद कर सका। यानी कि अगली कंडीशन बताएगा कि भी किन किन सिचुएशन में कोई भी एक व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है या उसको पार्टनर नहीं माना जाएगा। उसकी मौत हो जाए तो, उसकी मृत्यु होने पर, या एलएलपी के विघटन पर। एलएलपी ही यहाँ पे खत्म हो गई तो फिर तो मामला ही अलग है ना, तो अपने आप ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी पार्टनरशिप रद्द हो जाएगी। मृत्यु होने पर भी उसकी पार्टनरशिप रद्द हो जाती है। अब यहाँ पे न्यायालय के द्वारा अगर उसे मानसिक रूप से खराब घोषित कर दिया गया है, मानसिक रूप से पागल घोषित कर दिया गया है, तो तब भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पार्टनर नहीं रहेगा। और यदि उसने दिवालिया घोषित होने या दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया गया है, या तो वो दिवालिया घोषित हो गया हो या दिवालिया होने के लिए उसने एप्लीकेशन लगा रखी हो कोर्ट में, तो वो चीज़, तो तीनों ही कंडीशन में उसकी जो पार्टनरशिप है या उसके जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म माना जाता है। अब कहता है साझेदारी हित की समाप्ति के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे भाई। तो इसने कहा देखो, सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग साझेदारी हित की समाप्ति से पहले की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने या कोई लाइबिलिटी है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। ठीक है। अब ध्यान में रखें, ऐसी कौन सी लाइबिलिटी हो सकती है सर, तो देखो जब तक वो पार्टनर था तो उस वक्त तक के प्रॉफिट एंड लॉस जो भी जितना भी हुआ ना, उस सब के लिए वो क्या है, वो लाइबल है। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कहता है पूर्व साझेदार का अपना अंशदान और लाभ में हिस्सा पाने की या प्राप्त करने का पूरा अधिकार। भाई वो अपनी वो कैपिटल वापस लेके जाएगा, अपने लाभों में हिस्सा लेके जाएगा, सब वो लेके जाएगा। और सेक्शन 24 सब सेक्शन 6 में वो एलएलपी के प्रबंधन में अब कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखेगा। तो ये हमारे पास तो सवाल आया कि कोई भी पार्टनर एलएलपी को छोड़ सकता है। जी हाँ, तो इसके प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं, तो सेक्शन 24 में दिए गए हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि भी किन किन परिस्थितियों में पार्टनर को यहाँ पे यूँ कहा जाएगा भी पार्टनर नहीं माना जाएगा, तो उसके प्रोविजन तो सेक्शन 24 के सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं। और कौन कौन है जिनको अपने आप ही पार्टनरशिप से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो ये 3 पर्सन यहाँ पे दिए, या तो वो उसकी मृत्यु हो चुकी हो या एलएलपी का ही विघटन हो गया हो, या फिर ऐसा मान लो कि भी वो उसको पागल घोषित कर दिया हो या उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो या दिवालिया घोषित होने वाला हो। ठीक है। और यूँ कहा जाए कि भी जब साझेदारी समाप्त हो जाती है, सॉरी, कोई पार्टनरशिप छोड़ देता है तो क्या होगा भाई, वो उससे छोड़ने से पहले तक जितनी भी लाइबिलिटी उनके लिए लाइबल है, वो अपनी पूंजी और अपना लाभ में हिस्सा लेके जाएगा वो। और साथ ही अब वो एलएलपी की मैनेजमेंट में कोई भी किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो सेक्शन 25 की बात करता है। 25 में क्या कहा है, चेंज इन पार्टनर्स के अगर मान लो, ध्यान दे, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स में कोई चेंज होता है या पार्टनर्स के एड्रेस में कोई चेंज होता है, तो वो चीज, तो देखिए इसने कहा प्रत्येक भागीदार को यानी कि पार्टनर को 15 दिनों के भीतर अपने एड्रेस और नाम और पूंजी में पंजीकरण पते में कोई परिवर्तन है तो फॉर्म 6 में भरकर इंफॉर्मेशन देनी होगी किसको, एलएलपी को। यानी कि पार्टनर सूचना देगा एलएलपी को कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर। कौन से फॉर्म में, तो फॉर्म नंबर 6 में। ठीक है। और अगर मान लो पार्टनर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर कम से कम 2,000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पार्टनर पे लगेगा, यहाँ पे ध्यान में रख ले। और फिर जब फर्म को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, फर्म को 30 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भेजनी है। ठीक है। भाई हमारा कोई नया पार्टनर ऐड हुआ है या कोई एड्रेस में चेंज हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी किसको भेजेगी, एलएलपी भेजेगी रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर मान लो एलएलपी ये इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं करती है तो क्या होगा, तब एलएलपी पे जुर्माना लगेगा, यानी कि पार्टनरशिप फर्म पे जुर्माना लगेगा। और कितना, तो कहता है भाई कम से कम 2,000 और अधिकतम 25,000 रुपए का। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान दे, अगर पार्टनर को यानी कि जो हमारे पास जो पॉइंट इसने दिए हैं सेक्शन 23 के अंदर, यहाँ पे एग्रीमेंट की बात करता है। सेक्शन 24 के अंदर कोई पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा सकता है कि नहीं, और सेक्शन 25 के अंदर कहता है अगर पार्टनर्स के एड्रेसेस में कोई चेंज है या पार्टनर्स के नाम में कोई चेंज है, तब उस चीज़ में जो भी चेंज होगा तो वो किस तरीके से किया जाएगा। और अगर पार्टनर वो इन्फॉर्मेशन 15 दिन के अंदर एलएलपी को डिपॉजिट नहीं, एलएलपी को नहीं देता है, तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा। और
एलएलपी अगर वो इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नहीं देती है, तब उसके ऊपर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लास में मज़ा आया होगा और चीज़ें तो अच्छे से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरी फेस से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करें, क्योंकि हम इतनी सारी मेहनत है ना आपके लिए ही करते हैं। कंटेंट निकाल के लाना कोई इतना आसान काम नहीं होता मेरे भाई। तो ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।